नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। वैद्युत चालन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा और साथ में न्यूमेरिकल भी आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है विद्युत धारा से। तो सबसे पहली डेफिनेशन यही है कि विद्युत धारा, वैसे एग्जाम के पर्पज़ से इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, या जैसा भी आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा क्या होगी कि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश जो होगा वो कहलाएगी वैद्युत धारा। इसके अलावा इतना भी याद रख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है, तो ये देख लीजिए थोड़ा सा और कि यदि किसी चालक में या परिपथ में टी समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश क्यू हो तो चालक में वैद्युत धारा क्या होगी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई से इसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, मात्रक होगा कूलम पर सेकंड या एम्पियर, और विमा होती है ए, और राशि जो होती है ये अदिश राशि होती है। इसमें याद रखना है कि जो विद्युत धारा होती है उसमें दिशा तो होती है, याद रखना है। अदिश राशि क्या होती हैं? अदिश राशि होती हैं वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, तो वो अदिश राशि कहलाती हैं। लेकिन जो वैद्युत धारा है वो उसमें दिशा होती है। और सदिश राशि क्या होती हैं? वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी हो। तो अब इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन फिर भी अदिश राशि है। तो ऐसा इसलिए होता है, जो वैद्युत राशि होती है, तो वैद्युत राशि जो होगी वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग के नियम का पालन नहीं करेगी ये, इसलिए अदिश राशि है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। चलिए और देख लेते हैं। अब एक एम्पियर की परिभाषा क्या है कि यदि Q बराबर हो 1 कूलम और T बराबर हो 1 सेकेंड, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तब 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? तो 1 एम्पियर की परिभाषा होगी कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। अच्छा, इसमें ये भी आपको याद रखना है, जो वैद्युत धारा होती है वो आई बराबर क्यू अपॉन टी है। जो क्यू होता है वो भी अदिश है और समय होता है वो भी अदिश है। तो दो अदिश राशि कुछ भी संयोजन करेंगी, गुणा या भाग करेंगी, तो अदिश राशि ही बनेगी, इसलिए भी वैद्युत धारा अदिश राशि है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि वैद्युत धारा में परिमाण के साथ दिशा भी है, फिर भी अदिश राशि है, क्यों? तो आपको ये लिखना है कि वैद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए अदिश राशि है ना। ऐसा नहीं लिख सकते कि दो अदिश राशि हैं, अदिश राशियों से मिलकर बनी है तो अदिश राशि है। आप ये लिखेंगे कि वैद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, ये होगी 1 एम्पियर की परिभाषा। चलिए आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये क्लियर है कि जो फिजिक्स है उसमें वैद्युत धारा को मूल राशि माना गया है। इन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत आप चाहें तो इसे देख सकते हैं कि मात्रक पद्धति के अनुसार वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धन आवेश की चलने की दिशा में अथवा ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलेगी। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें यह भी लिख दिया गया है कि आवेश और समय अदिश राशि हैं, इसलिए वैद्युत धारा भी अदिश राशि है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि धातु, अच्छा ये याद रखें, जो धातु होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो उल्टी सीधी गति करते हैं, यादृच्छिक गति जिसे हम बोलते हैं। वो लगातार आपस में टकराते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो लगातार या क्रमागत टक्करों में चली गई दूरी का औसत है ना, एक इलेक्ट्रॉन का, तो वो कहलाता है माध्य मुक्त पथ। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कोटि इसकी। तो इसकी कोटि होती है 10⁻⁹ मीटर की। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ जो होगा वो 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। तो इस वीडियो में मैं केवल वही बता रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कोई भी ये नहीं कि पूरा चैप्टर तैयार करेंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति है
वो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं तो मैंने छोड़ दिया है उसे। तो केवल जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है श्रांति काल। तो श्रांति काल क्या होता है कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें भी यही है कि इसकी जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻14 सेकेंड, ये होती है इसकी कोटि। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि माध्यम मुक्त पथ होगा 10⁻⁹ मीटर और श्रांति काल होगा 10⁻14 सेकेंड। तो ये दोनों शब्द आपको जरूर याद रखने हैं। अगर इनकी डेफिनेशन नहीं भी आती है तो MCQ में ये दोनों पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तो कन्फर्मेशन में आएगा ही, इसके साथ कोई डेफिनेशन भी आ सकती है ना। तो इसमें से कोई डेरिवेशन तो आएगी नहीं, लेकिन MCQ और न्यूमेरिकल कन्फर्म है, उसके अलावा कोई डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो सब चीज़ें पढ़ के जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अपवाह अथवा अनुगमन वेग। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। जो श्रांति काल होता है, माध्यम मुक्त पथ होता है, ये मान लीजिए चालक है, तो चालक की आपको दो कंडीशन याद रखनी है। एक तो जब चालक के सिरों पर विभवांतर नहीं है, और एक जब चालक के सिरों पर विभवांतर है या विभव है ना। विभवांतर होने का मतलब है उसमें वैद्युत क्षेत्र के में रखा गया है उसे। अगर विभवांतर नहीं है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है ना। तो जो माध्यम मुक्त पथ होगा और दूसरी बात जो श्रांति काल होगा वो ऐसी कंडीशन में डेफिनेशन है जब चालक के सिरों पर विभवांतर नहीं है, यानी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। और जो अपवाह अथवा अनुगमन वेग होता है वो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में है ना। कि जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशा में गति करते हैं वो कहलाता है अपवाह अथवा अनुगमन वेग, है ना। और इसकी कोटि याद रखनी है। इसकी कोटि होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड या 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। दोनों ही वैल्यू आपको याद रखनी है ना। कौन कौन सी? या तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड या 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना, चाहे कोई सब याद रख सकते हैं दोनों में। तो डेफिनेशन एक बार देख लेंगे कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये लाइन आप छोड़ सकते हैं। जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग, यानी जो वैल्यू दे रखी है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से गति करते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और इसे VD से करते हैं प्रदर्शित। ये हो गया VD। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इनमें तीनों की कोटि आपको याद रखनी है। एक बार फिर मैं रिपीट करा देता हूँ। माध्यम मुक्त पथ हो गया 10⁻⁹ मीटर, श्रांति काल हो गया 10⁻⁻14 सेकेंड, और ये हो गया 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये तीनों डिजिट आपको याद रखनी है, MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक इसमें छोटी सी डेरिवेशन है और इसके आने के चांस वैसे कम होते हैं, लेकिन फिर भी इसे हम तैयार करके जाएंगे। जब एक ही डेरिवेशन है तो उसे पढ़ लेते हैं। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो ये फिगर बनाएंगे इसका, और फिर इसके बारे में लिखेंगे कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो विपरीत दिशा में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो वही इसमें हमने लिखा है। और इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। ठीक है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत मान के लिख लेंगे। इसमें ये लिखने वाले हैं हम, हाँ, तो इसमें ये लिखेंगे कि एक चालक छड़ होगी PQ और उसकी लंबाई होगी l, है ना। जब चालक छड़ के सिरों पर V विभवांतर लगाते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन VD अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, है ना। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले उसमें समय निकालेंगे। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो विपरीत दिशा में चलेगा, है ना। तो Q से P तक आने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना चलेगा? जितनी छड़ की लंबाई होगी। तो छड़ की लंबाई कितनी है? छड़ की लंबाई है L, और कितनी चाल से चला है? वो VD चाल से चला है। तो T बराबर L/VD। ये पहली बात होगी। अब चालक छड़ का आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो पहले हम ये भी लिख लेंगे, माना एक चालक छड़ जिसकी लंबाई l, क्षेत्रफल A है ना। जब चालक छड़ के सिरों पर V विभवांतर लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब Q से P तक गति करने लगते हैं अनुगमन वेग VD से, है ना। तो चालक का आयतन कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। और ये भी लिख लेंगे कि माना चालक छड़ में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो कुल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? N बराबर N × AL। ये दो लाइन आपको बढ़ा लेनी है। तो कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये वाली बढ़ा लेंगे आप लाइन, ज़रा देखें। ये वाली लाइन है कि चालक छड़ के ये आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी ये। तो अब इस कितना हो जाएगा? Q = NE, और N की वैल्यू कितनी आई? NaLe। तो Q हो गया। इतना होने के बाद हम क्या लिखेंगे? तब T समय में प्रवाहित आवेश इतना हो गया। अब T समय में प्रवाहित कुल धारा, तो I बराबर Q/T। अब Q की वैल्यू रख देंगे जो थी
NaL इंटू E अपॉन L अपॉन वी डी। टी की वैल्यू रख दीजिए जो L अपॉन वी डी है। अब L से L कैंसिल आउट, इन्हें सब ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगी I बराबर NeAVD। अब ये क्या है N जो है यहाँ पर ये है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल और VD है अनुगमन वेग। इस फॉर्मूले के आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसमें इस चैप्टर में और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं जो एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है धारा घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें याद रखेंगे जो चालक का अभिलाक्षणिक गुण होता है, लाक्षणिक गुण बोल सकते हैं ये। इसका मतलब होगा कि चालक के अंदर भी ये अलग अलग हो सकता है, मतलब हर बिंदु पर ये चेंज हो सकता है, तो ये लाक्षणिक गुण है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये मान लेंगे कि यदि चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है A है तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा, धारा घनत्व होगा J बराबर I अपॉन A। ठीक है, अब यहाँ से मात्रक बना लीजिए, ये हो गया एम्पियर और इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये हो गया मात्रक और ये हो गया विमीय सूत्र। ठीक है, और इसके अलावा याद रखेंगे धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा धनावेश के चलने की दिशा में होती है, यानी जिधर प्लस चार्ज चलेगा उधर की ही डायरेक्शन में होगी धारा घनत्व की दिशा। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखो अभी हम पढ़ के आए हैं, बहुत आसान हो जाएगा ये। I बराबर NeAVD, ये हो गया ना। अब A को इसके बटे में ले जाओ तो I बटे A बराबर NeVD। अब हमें पता है I अपॉन A अभी पढ़ के आए हैं किसके बराबर, J के, धारा घनत्व के बराबर है। जब धारा घनत्व के बराबर है J बराबर NeVD, तो ये हो जाएगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अच्छी है, छोटी सी डेरिवेशन है, आ सकती है एग्जाम में, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देख लीजिए कि किसी चालक में प्रवाहित धारा I बराबर होगी NeAVD, धारा घनत्व की परिभाषा J बराबर I अपॉन A। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो है ओम का नियम, मतलब 10वीं लेवल का है, नहीं आएगा इंटर क्लास में, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या होता है ओम का नियम, है ना। तो नोट्स से हम देख सकते हैं इसमें क्या होगा ओम का नियम, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, तो जैसे भौतिक अवस्था क्या होती है, ताप, दाब और आयतन, अगर वो नहीं बदलती हैं तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V अनुक्रमानुपाती होगा I के, है ना। तो V पर डिपेंड करेगी धारा। यही जब इसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो कांस्टेंट होगा क्या, R होता है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे। ये तो ओम के नियम से भी अनुक्रमानुपाती I होगा, R हम यहाँ लगा देंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे R, और R क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। इसके लिए ये ग्राफ है, याद रखना है। तो इसमें ये भी स्पष्ट है कि जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए VI ग्राफ एक सरल रेखा होगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जो लाइन लिखी गई है लास्ट वाली, कि जो भी ओम के नियम का पालन करेंगे परिपथ, उनके लिए VI जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। इम्पोर्टेंट, सरल रेखा, ये पूछा जा सकता है MCQ में, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इस चैप्टर की अगली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये देख सकते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। इसका जो रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में ये आने वाली नहीं है जो मुझे लगता है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है R बराबर ये वाला ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉ। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती है टॉ के, है ना। यहाँ से हम ताप का प्रभाव निकालते हैं प्रतिरोध पर, यही इम्पोर्टेंट है। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है टॉ के, है ना। अगर दूसरी बात यह है कि ताप बढ़ता है तो श्रांतिकाल घटता है। समय घटने का मतलब है कि जो टक्कर लग रही थी, श्रांतिकाल क्या था कि टक्करों में लगा समय। अब जैसे ही हम धातु की ताप बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि ताप बढ़ाने पर चाल जो होती है 0.61, यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड चाल बढ़ जाती है ना। तो चाल बढ़ेगी तो टक्कर लगने में जो समय लग रहा था वो कम लगेगा क्योंकि चाल बढ़ गई।
तो जब चाल बढ़ने पे समय कम लगेगा यानी टॉ की वैल्यू कम हो जाएगी। जब टॉ की वैल्यू कम हो जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मियों में लाइट जो होती है उसकी खपत ज़्यादा होती है, खर्च ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट कम आती है, वोल्टेज कम आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है या चालकता घट जाएगी, है ना। तो टॉ की डिपेंडेंसी याद रखनी है। अब किस किस का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा? तो ताप बढ़ाने पर धातु होगी, मिश्र धातु होगी, इन दोनों का जो होगा प्रतिरोध वो बढ़ेगा, और अर्धचालक जो होगा उसका प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। तो 3 शब्द आपको याद रखने हैं कि जो धातु होगी मेटल, उसका ताप बढ़ाओ T बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, है ना। अब दूसरी है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु का T बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। केवल एक चीज़ रहेगी, एक चीज़ क्या रही? वो रहा अर्धचालक। तो अर्धचालक जो होगा उसका ताप बढ़ाओ और प्रतिरोध जो होगा वो घट जाएगा। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगली हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा, और यहीं से हम ये भी लिख सकते हैं वैद्युत ऊर्जा अथवा जूल का नियम। तो ये कहता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिससे वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। इसे ऊष्मीय ऊर्जा यही होती है, मतलब वैद्युत ऊर्जा। तो अब इसको क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं जूल का नियम, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना, ये कहलाता है जूल का नियम। तो चलिए देख लेते हैं और थोड़ा सा आगे। देखिए इसमें मान लेंगे कि माना चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V तथा प्रतिरोध R है, और यदि चालक तार में प्रवाहित I हो तो वैद्युत ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी? तो W बराबर हो जाएगी VQ। अब हमें पता है चूंकि Q बराबर होता है IT, तो W बराबर हो जाएगा VIT। अब पता है V बराबर होता है IR, तो W बराबर होगा IR स्क्वायर RT। फिर I की वैल्यू रख देंगे V अपॉन R, तो एक वैल्यू और निकल के आएगी, वो होगी W बराबर V स्क्वायर अपॉन RT। तो ये वैल्यू आएंगी। अच्छा यहीं से हम कैलोरी में बदल सकते हैं, तो ये उसमें हो जाएगी। अब हमें पता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल कार्य, तो 1 जूल कार्य किसके बराबर होगा? 1/4.2 कैलोरी ऊष्मा के। तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? H बराबर W/4.2 कैलोरी। अब जितनी भी वैल्यू आई हैं W की, उसमें सब में 4.2 का भाग लगा दीजिए, तो वो कैलोरी में चेंज हो जाएगा और वो सब क्या आ जाएगी? ऊष्मा बन जाएगी, ठीक है। देखिए अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वैद्युत शक्ति। अब वैद्युत शक्ति क्या होगी? किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो P बराबर हो जाएगा W/T। तो W के जितने भी हमारे पास फॉर्मूले आए हैं उसमें से T हटा दीजिए, वो सारे फॉर्मूले बन जाएंगे किसके? P के। तो P बराबर क्या हो जाएगा? एक फार्मूला VI, एक फार्मूला I स्क्वायर R, और एक फार्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, है ना। अब इसका मात्रक याद रखना है। इसका मात्रक क्या होगा भाई? फॉर्मूला बना P बराबर W/T। W का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। और ये अथवा वाट भी होता है, अथवा होगा वाट। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका। और इसका विमीय सूत्र भी याद रखेंगे। तो विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? W का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर T-2, और W/T है ना, समय का हो गया T ऊपर जाके जोड़ दीजिए, तो ml स्क्वायर T-3। तो याद रखना है। तो इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे, मात्रक याद रखेंगे और विमीय सूत्र याद रखेंगे। देख लीजिए कि वैद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा व्यय वैद्युत ऊर्जा बटे समय, तो P बराबर W/T। अब W के जितने भी हमारे पास तीनों फॉर्मूले VIT है, I स्क्वायर RT है और V स्क्वायर T अपॉन R है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, बटे में T आएगा, ये मिस्टेक से लिख गया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी हैं उसमें क्या करना है? उससे T से हटा देना है हमें, नहीं ये ऊपर ही आएगा, V स्क्वायर T अपॉन R ही आएगा, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? VIT अपॉन T। तो P बराबर VI, फिर T से हम भाग दे देंगे तो P बराबर I स्क्वायर R, और इसमें भी भाग दे देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड या वाट हो जाएगा, तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, ये भी में सूत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और आगे। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे प्रतिरोध। देखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? तो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, है ना। या ये लिख सकते हैं किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं ना। तो अब मान लेंगे यदि किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर है V और प्रवाहित है वैद्युत धारा I, तो वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर V/I। मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर या ओम हो जाएगा ना। तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब यदि V बराबर हो 1 वोल्ट, I बराबर हो 1 एम्पियर, तो R बराबर होगा 1 ओम। अब 1 ओम की परिभाषा लिखेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने में
या करने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो ये हो गए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा, यहाँ से बना लेंगे, वोल्ट बनेगा, आप डायरेक्ट ही लिखें, वोल्ट का होता है ml² T-3 A-1 अपॉन आई का हो गया ए, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे ml² T-3 A-2। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये विमीय सूत्र, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो विमीय सूत्र है प्रतिरोध का, ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ml² T-3 A-2, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। इसके बाद आपको याद रखना है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होगी, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे करेंगे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित, और जी बराबर हो जाएगा 1/R, ठीक है। तो इसका मात्रक यहाँ, इसका उल्टा करते चलेंगे, जो भी आई था ये आर था, तो मात्रक हो जाएगा इसका एम्पियर पर वोल्ट, है ना, एम्पियर पर वोल्ट, या ओम इनवर्स भी हो जाएगा ना, ओम इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, इसका विमीय सूत्र यहीं से बनाएंगे, ये जो है, तो इसमें जो प्लस में है उसे माइनस कर देंगे हम, यानी हो जाएगा चालकता का विमीय सूत्र M-1 L-2, और जो इसके प्लस के हैं उन्हें माइनस के, उन्हें प्लस कर दीजिए, T3 A2, इतना हो जाएगा विमीय सूत्र, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन दोनों के विमीय सूत्र आपको याद करके जाने अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। तो अगली डेफिनेशन है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये होगा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। अब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व, या रो बराबर E/J। अब मान लेंगे एक चालक है, उसकी लंबाई है L और उसका क्षेत्रफल है कैपिटल A। जब चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाते हैं तो उसमें I धारा प्रवाहित होती है। तो इससे हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, V/L, और J बराबर हो जाएगा I/A। ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। जब इसमें दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो रो बराबर ये वैल्यू आएगी निकल के V/L इंटू A/I। अब V/I जो होता है वो R के बराबर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो अब इसका मात्रक बना लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मात्रक बनाएंगे तो R का मात्रक क्या होता है, ओम, और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा मात्रक, ओम मीटर, ये हो जाएगा इसका मात्रक, है ना, ये ओम मीटर हो जाएगा। तो रो का मात्रक क्या हुआ, ओम मीटर। अब इसका बनाना है क्या, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र बना लीजिए। तो R का विमीय सूत्र क्या था, R का था ml² T-3 A-2, और इसके साथ मीटर और लगा दीजिए, L हो जाएगी, भाई वो मीटर है ना मात्रक, तो कितना हो जाएगा ml3 T-3 और A-2। तो ये विमीय सूत्र हो जाएगा, दोबारा लिख लेते हैं, विमीय सूत्र होगा ml3 T-3 और A-2, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, यानी चेंज हो सकता है, जो भी लाक्षणिक गुण होंगे। तो रो का मात्रक बना लिया ओम मीटर, विमीय सूत्र भी बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे विशिष्ट चालकता। देखिए विशिष्ट चालकता क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, जैसे अभी वैद्युत चालकता में किया था। तो ये हो जाएगी विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, या सिग्मा बराबर 1/रो। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो उसका उल्टा हो जाएगा, रो बराबर था RA/L, ये हो जाएगा L/RA। मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। विमीय सूत्र जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जो उसमें प्लस में थे उन्हें माइनस कर दीजिए, जो माइनस थे वो प्लस कर दीजिए। तो M-1 L-3 T3 A2 हो जाएगा। विमीय सूत्र याद रखने हैं चारों के, प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। चारों विमीय सूत्र आपको रट के जाने, अच्छे से पूछा जा सकता है MCQ में, है ना। ये जितने भी हैं सारे MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। अब ये बहुत आसानी से बना सकते हैं हम, भाई सिग्मा बराबर होता है 1/रो, और रो बराबर होता है E/J। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/E/J। जे ले जाओ ऊपर, तो जे ऊपर पहुंचेगा, तो सिग्मा बराबर J/E। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जे बराबर E सिग्मा, यही होता है संबंध, है ना। और लिख सकते हैं थोड़ा ठीक से, इसका जे बराबर E सिग्मा, ये होता है, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से, रो बराबर E/J। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/E/J और जे की क्रॉस मल्टीप्लाई ई की, तो जे बराबर E सिग्मा, ये विशिष्ट चालकता और इसमें संबंध है। इसके अलावा जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आवेश वाहकों की गतिशीलता, है ना, उसे आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। म्यू बराबर VD/E होगा। और इसके अलावा जो है प्रतिरोधों का संयोजन, है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है,
श्रेणी क्रम में हम सीधे सीधे जोड़ेंगे R बराबर R1 R2 प्लस R3, और जो समांतर क्रम होगा उसमें अपोजिट जोड़ेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये जोड़ेंगे, चाहे देख सकते हैं आप, देख लीजिए यह है प्रतिरोधों का संयोजन। बस इसमें याद रखना है ये तीनों मतलब एक लाइन में लगे होंगे। अच्छा, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे तो उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो समांतर क्रम में होंगे तो उन पर जो विभवांतर होगा वो समान होगा प्रत्येक प्रतिरोध पर। ये दो बात आप याद करेंगे और फॉर्मूला याद कर लेंगे। श्रेणी क्रम में हम सीधा सीधा जोड़ेंगे, समांतर क्रम में थोड़ा उल्टा जोड़ेंगे। अब इसके बाद इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने ना कराया हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो केवल 25 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो गया थ्योरी से रिलेटेड। और इसके बाद चाहो तो ये देख सकते हो समांतर क्रम भी, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं समांतर क्रम। इसमें केवल फॉर्मूला याद रखने हैं आपको कि R बराबर सीधा सीधा जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 करके, और समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसके लिए धारा समान होगी आई, इसके लिए विभवांतर समान होगा। ठीक है, तो ये हैं इसके इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसके बाद अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं या जो आ सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।